नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन से आगे बढ़ेंगे। मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लास्ट क्लास में बता दिए थे, उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीखे थे बच्चों? लास्ट क्लास में हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई दो पॉइंट मास हो या पॉइंट लाइक मासेज हो, है ना, तो उन दोनों मासेज के बीच जो फोर्स लगता है कितने के बराबर लगता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना। ये मान लेते हैं कि पॉइंट मास है हमारा, ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है और ये जो r है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। फोर्स के डायरेक्शन के बारे में भी बताए थे कि ये दोनों पॉइंट मास को एक लाइन से ज्वाइन कर दो, इस लाइन के अलोंग लगेगा फोर्स। तीसरा बात बोले थे कि फोर्स अट्रैक्टिव होता है, तो इसके ऊपर ये अगर इसके ऊपर निकालेंगे तो ये इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, है ना, और इसके द्वारा अगर इसके ऊपर निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। इतना सा बात लास्ट क्लास में। एक आध प्रॉब्लम भी लिए थे, एक प्रॉब्लम आज और लेंगे और उसके बाद इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अब ये टॉपिक क्यों आ रहा है? लास्ट क्लास में हम बोले थे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बस इतना सा ही है, उसके बाद ख़त्म कहानी। डायरेक्शन पता चल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकल गया, बस फिर और क्या है इसमें, है ना। लेकिन इसी के स्टडी के लिए थोड़ा और सहूलियत से स्टडी करें, थोड़ा और आसानी हो जाए हम लोगों को स्टडी करने में, उसके लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे। 3-4 फिजिकल क्वांटिटी हम आगे डिफ़ाइन करेंगे, वो आप देखते जाइएगा। बस सहूलियत, इसी के स्टडी के सहूलियत के लिए वो 3-4 फिजिकल क्वांटिटी हम लोग और डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। चलिए एक और सवाल पहले हम आज ले लेते हैं कि इसके बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए दे दिया जाए तब कैसे निकालेंगे? इसका मास है बेटा m टोटल, इसका मास है m टोटल, इसका लेंथ ये है, इसके इस एंड से इस मास का जो डिस्टेंस है उसको आप a लेके चलो, ठीक है। ये पॉइंट मास है, लेकिन ये तो पॉइंट मास नहीं है ना। हम क्या बोले थे जब ये इक्वेशन लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये जो फॉर्मूला है ये कैसे मास के लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट मास के लिए या पॉइंट लाइक मासेस के लिए, है ना। पॉइंट लाइक मासेस क्या था लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, है ना, कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस उसके मास के तुलना में काफ़ी अधिक हो जाए तो दोनों जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या मान लेंगे हम लोग? पॉइंट मास मान लेंगे, है ना। तो इस केस में हम इसको कैसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे, चूंकि पॉइंट मास के लिए वैलिड है बेटा, तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ये हमारा सेंटर है, इमेजिनरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप ले लो। तो बेटा हम हर सवाल को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टर्म में ही मतलब सोल्व लगा के सोल्व करते हैं। वो इसलिए कि डायरेक्शन हमको स्पष्ट दिख जाता है कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल पर है, या वाई एक्सिस से, या एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये ओरिजिन हमारा हो जाएगा। अब इससे हम इधर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास कंसीडर किए, पॉइंट मास कंसीडर किए, या फिर इसको एलिमेंट्री मास भी कह सकते हैं, पॉइंट मास। इसका मास मान लेते हैं कि क्या है? dm है ना। अब यहाँ अगर हम एक पॉइंट मास कंसीडर किए हैं, ये इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, तो इस पॉइंट मास के द्वारा इस पॉइंट मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा? अब ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कैलकुलेट होगा? बताइए। फट से पहले तो ये dm निकल जाएगा बेटा। अब आप लोग कह रहे होंगे सर dm निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, कुछ नहीं बुझाता है, कैसे dm निकालेंगे? क्या करेंगे? इस पूरे मास का, इस रोड इसको मान लें, इस पूरे रोड का मास कितना है? कैपिटल M। तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा? m/l, मास पर यूनिट लेंथ। इसका लेंथ, अगर हम इसका लेंथ क्या मान लें, इस एलिमेंट्री मास जो कंसीडर किए उसका अगर dx मान लें लेंथ,
ये dx हम मान लें ये वाला लेंगे, तो इसका मास फिर क्या हो जाएगा m/l इंटू dx। तो ये dm तो हमारा निकल गया। अब इन दोनों के बीच अगर हमसे कहे कि भाई फोर्स निकाल दीजिए, तो अब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। मामला क्लियर हुआ कुछ? अब ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, df, हाँ फोर्सवा इसके बीच, तो df लिखेंगे उसको, क्योंकि स्मॉल फोर्स होगा, छोटा छोटा पॉइंट मास है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, g dm इंटू एम बटा इसके बीच का डिस्टेंस। अब ये देख लो बेटा, ये क्या है, ये तो a है। अगर ये डिस्टेंस हम लोग निकाल लें तो फिर ये टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा सो बताओ। ये टोटल है l/2 और इसमें से x को घटा देंगे तो हो जाएगा क्या, l/2 और माइनस ये x और प्लस a इसका स्क्वायर। df हो गया हमारा। ये dm का वैल्यू अब पुट कर देते हैं बच्चों। ये dm का वैल्यू क्या कर देते हैं हम, ये dm का वैल्यू क्या कर देते हैं हम, पुट कर देते हैं। तो m/l इंटू dx, यहाँ m ले लो अब, और डिवाइडेड बाई l/2 प्लस a माइनस x का। अब देखो ये df है हमारा इस प्रॉब्लम से। अब इस फोर्स का, इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस के अपोजिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, और रिकॉर्डिंग तो चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं भाई? हाँ चल रहा है, चलिए ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैपिटल G कैपिटल M, ये स्मॉल m और ये L कांस्टेंट है। तो इस सब को हम लोग Gmm/L, अंदर क्या बच गया, तो dx/L/2 प्लस a माइनस x का होल स्क्वायर। अब अगर कहें कि हमको पूरे रोड के कारण इस मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये इधर क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स ड्यू टू दिस रोड, और ये इधर Gmm/L को तो बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि कांस्टेंट है। और लिमिट इधर क्या लेंगे, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, तो x का वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे, -L/2, चूँकि ये ओरिजिन अगर लिए हैं तो इधर -L/2 ये है, और इधर +L/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, -L/2 से +L/2। इधर का लेंथ नेगेटिव होगा ना बेटा, इधर का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लेंगे। x का वैल्यू इधर के लिए नेगेटिव है, इधर के लिए पॉजिटिव। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर dx/L/2 प्लस a माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसको आप लोग इंटीग्रेट कर लीजिए, कर लीजिएगा, हमें कर देता हूँ। ठीक है, देखो इस पूरे को कुछ मान लो, सब्स्टिट्यूशन करेंगे बेटा। f बराबर हो जाएगा Gmm/L इंटीग्रेशन L/2 प्लस a माइनस x बराबर आप z मान लो। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस dx बराबर क्या हो जाएगा, dz होगा ना। सीधे सीधे यहाँ क्या लिख देंगे, dx के जगह पर माइनस dz लिख देंगे, L/2 प्लस a माइनस x को क्या लिख देंगे बेटा, z² लिख देंगे। लेकिन अब लिमिट तो वही नहीं ना रह जाएगा, इंटीग्रेशन में हम पढ़ाए थे, वन शॉट वीडियो जो डाले हैं उस पर, तो लिमिट तो रह नहीं जाएगा। जब हम x का वैल्यू -L/2 यहाँ डालेंगे तो ये -L/2 पहले से माइनस, तो +L/2 L/2। जब वेन ऐसे करके लिखेंगे, वेन x इज इक्वल टू -L/2, z बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस a। नहीं होगा, x का वैल्यू -L/2 यहाँ पुट करिए, तो ये +L/2 और ये L/2, तो L और प्लस है। और वेन x बराबर कितना, +L/2, तो z बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ जब +L/2 तो ये L/2 ये L/2 कैंसिल, z बराबर क्या हो जाएगा, a, है ना। तो -L/2 के जगह पर क्या लिख देंगे अब, वेन x बराबर -L/2, z बराबर L प्लस है, तो यहाँ L प्लस a लिख दिया। जब x बराबर L/2 तो z बराबर, अब तो ही बना ही सकते हैं ना, आगे नहीं बनेगा।
चलिए GMM बटा L, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या, माइनस को बाहर निकाल दिए, ये जो माइनस साइन है, और Z -2 + 1, इसमें अगर कन्फ्यूजन है कि कैसे ही कर दिए आप, तो आप लोग कुछ मत करिए, हमारा 1 शॉट वीडियो देखिए इंटीग्रेशन का, सब क्लियर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से यहाँ, तो ये -2 + 1 तो -1 है, यहाँ माइनस साइन, तो ये तो हट गया, ख़त्म कहानी हो गया। तो GMM बटा L इंटू Z -2 + 1, तो Z के पावर -1, तो 1/Z L प्लस A से लेकर के A तक, तो यहाँ हो जाएगा हमारा GMM बटा L इंटू 1/A -1/L प्लस A। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, GMM L प्लस A, अब माइनस है तो L हो जाएगा ऊपर, होगा ना, अब बटा L इधर था, इंटू L प्लस A इंटू A, ये L ख़त्म हो गया, तो GMM बटा A इंटू L प्लस A, ये हमारा क्या हो गया बेटा, फोर्स बिटवीन दिस रोड एंड दिस पॉइंट मास। तो हम इस प्रॉब्लम से ये दिखाना चाह रहे थे कि अगर पॉइंट मास नहीं हो तो हम पॉइंट मास एक कंसीडर करेंगे, या उसको एलिमेंट्री मास भी कह सकते हैं, उसको कंसीडर करेंगे और तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और उसके बाद इंटीग्रेशन का मेथड यूज करेंगे, कंसेप्ट यूज करेंगे, और हम फोर्स निकाल लेंगे। बात क्लियर है एकदम, कहीं कोई डाउट? हमको तो नहीं लगता है कि कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। अब इसी सवाल से हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ डिफाइन करेंगे। जैसे कि देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ भी ये पॉइंट मास m है, अब यहाँ पर में हम कोई दूसरा मास ले आए जिसका मास कुछ और है, इसका मान लिया 5 किलो है, उसका 7 किलो है मास, ठीक है। तो फिर हम कोई कैलकुलेट करिए, तो हम एक फिजिकल क्वांटिटी अब यहाँ डिफाइन करेंगे इस पॉइंट पर के लिए, और फिर यहाँ पर कोई भी मास लाएंगे, फट से हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो फील्ड, और फील्ड क्या है पहले तो ये समझते हैं। तो इसी सवाल से आगे बढ़ेंगे हम, इस सब को हम मिटा रहे हैं, आप लोग फिर से अपने मतलब खुद से बनाइएगा, ट्राई करिएगा। अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि आप लोग अभी 11th में होंगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन मेरा वीडियो जो है वो इंटीग्रेशन वाला देख लीजिए सब, ठीक है। तो आई होप कि फिर आसान लगने लगेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम एक मास लेते हैं, चलिए इसको हटा ही दीजिए, हम एक क्या लेते हैं बेटा, पॉइंट मास। ये क्या है हमारा पॉइंट मास, जिसका मास क्या है, कैपिटल है। और आप कहिएगा इतना बड़ा ले लिए सर तो पॉइंट मास कैसे होगा, मान के चलिए ना पॉइंट मास, कहीं इस पॉइंट पे इसका मास कंसंट्रेट है, ठीक है। इससे r डिस्टेंस पर मान लेते हैं कि पॉइंट P पर एक टेस्ट मास है। अब आप लोग हल्ला कर दीजिएगा, हाँ टेस्ट मास कहाँ से आ गया, टेस्ट मास उसको कहते हैं जिसका मास बहुत क्या हो, कम हो, इनफिनिटेसिमली स्मॉल मास को क्या बोलते हैं बेटा, टेस्ट मास, ठीक है। अब आप कहिएगा ये टेस्ट मास स्मॉल मास क्यों लिए, तो बेटा इसके कारण इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा किसी पार्टिकल के ऊपर, इसके कारण टेस्ट मास हम इसलिए लिए हैं कि हम अभी एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करने जा रहे हैं, और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम अभी हम बताए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ वेक्टर। नाम बहुत लंबा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी इसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट पर हम डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर एक टेस्ट मास लिए, टेस्ट मास बताए अभी इनफिनिटेसिमली स्मॉल मास है। इसके कारण यहाँ पर जो फोर्स लगेगा किसी पार्टिकल के ऊपर, इसके कारण यहाँ पर जो फोर्स लगेगा
या फिर यूँ समझिए बेटा कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है कि इस मास को अगर हम यहाँ रख दिए, इसको भूल जाइए, अभी टेस्ट मास को हटा दीजिए, तो इसके चारों तरफ कहीं भी कोई और मास आप लाके प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर ये क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा। इसका एक क्षेत्र है, इस मास का अपना एक क्या है, ग्रेविटेशनल क्षेत्र है, क्षेत्र है, जहाँ पर कि आप अगर कोई अन्य मास को लाइएगा तो उसके ऊपर ये मास क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो उसी ग्रेविटेशनल फील्ड को यहाँ डिफाइन किए हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज, जैसे यहाँ पर अगर हम एक टेस्ट मास m लाए तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग जाएगा, सो बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग जाएगा, G कैपिटल M इंटू एम, अब बताइए R स्क्वायर। अगर दोनों तरफ इस टेस्ट मास से हम डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, Fg बटा m इज इक्वल टू Gm बटा R स्क्वायर। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि इस पॉइंट पर अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर निकाल लिए, तो कोई भी अन्य मास कोई भी आप लाइएगा उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इसमें हम सिर्फ उस मास से मल्टीप्लाई करके हम फोर्स क्या कर सकते हैं, फिर निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो पर यूनिट मास हो गया तो न्यूटन पर पर केजी हो जाएगा, है ना, न्यूटन पर केजी होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का यूनिट, है ना। और ये भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो इट्स डायरेक्शन will be towards the mass due to which field is being calculated। जैसे ये मास है तो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा ना, इस पॉइंट पर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और ये हमारा ग्रेविटेशन। अब आते हैं कि टेस्ट मास ही क्यों लेते हैं। देखिए वो इसलिए लेते हैं बेटा कि इसके कारण जो यहाँ पर फील्ड होगा हमारा, ठीक है, अगर हम लोग इसी के कंपेरेबल मास ले लेंगे तो इस मास के कारण भी तो इस पॉइंट पर कुछ फील्ड हो जाएगा, जिसके कारण हम इसके कारण जो यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग यूनिट टेस्ट मास लेते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिए, G इंटू एम बटा आर स्क्वायर, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एट एनी पॉइंट। अब अभी जो रोड के लिए हम कैलकुलेट किए थे, क्या चीज़ किए थे बेटा, रोड के कारण यहाँ पर में एक पॉइंट मास m पर फोर्स कितना आया था हमारा, Gm बटा a इंटू एल प्लस ए। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्मॉल m मास से क्या कर दीजिए बच्चा, डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, Gm बटा a इंटू एल प्लस ए डायरेक्टेड टुवार्ड्स, ऐसे देख लो इधर डायरेक्टेड होगा, फील्ड निकाल लीजिए। अब कोई अन्य मास यहाँ लाइए, इसके कारण उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस मास से सीधा सीधा क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फट से हम फोर्स क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्लियर है मामला। ये एक डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के स्टडी के लिए किया गया है, ठीक है। दो पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है उसी का स्टडी हम पूरे चैप्टर में करेंगे, बस टाइप्स ऑफ स्टडी हम क्या करते जाएंगे, बदलते जाएंगे। बात समझ में। अभी हम फोर्स के मेथड से, लेकिन पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास डिफाइन किया और उसके बाद ये कैलकुलेट करना सीखेंगे। कुछ कुछ रेगुलर शेप वाला बॉडी के कारण फील्ड क्या होगा किसी पॉइंट पर, वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो कमेंट है ये, और आप लोग कमेंट करते रहते हैं। बेटा मेरे पास बड़ा स्क्रीन नहीं है कि हम आप लोगों का कमेंट पढ़ लें और आप लोगों के कमेंट का लाइव में रिप्लाई करें, इसलिए टाइप करके ही हम रिप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। हम क्या मतलब जो वहाँ लैपटॉप के पास बैठा है इंसान व्यक्ति, वो टाइप करके रिप्लाई कर पाता है, इसलिए उसका बुरा मत मानिएगा। जब स्क्रीन वगैरह हम बड़ा बड़ा लगवा लेंगे, जो कि अभी तो नहीं लगवा सकते हैं क्योंकि छोटा सा चैनल है, तो जब लगवा लेंगे तो आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई हम लाइव में बोल के
दे पाए। ठीक है, अभी तो संभव नहीं है, छोटा सा स्क्रीन है लैपटॉप का, और दूर वहाँ देखिए लैपटॉप रखा हुआ रहता है, देख नहीं पाते हैं। बार बार यहाँ पढ़ाते वक्त वहाँ जाके फिर देखें कमेंट, तब आपके कमेंट का रिप्लाई करें। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो जो डालते हैं उसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। हम जल्दी ही मैथमेटिक्स का भी लेक्चर अब शुरू कर देंगे 11th का। बहुत सारा तो हम डाले हुए हैं, ट्रिगोनोमेट्री जैसे कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री का हम डाल चुके हैं, फिर अलजेब्रा का कुछ कुछ टॉपिक डाले थे, लेकिन फिर बीच में किसी समस्या के कारण छूट गया। फिजिक्स भी छूट गया था, मैथमेटिक्स भी छूट गया था, बीच में बहुत लंबा गैप 10 महीना 11 महीना का हम ले लिए, 11-12 महीना का। फिर पिछला 1 महीना से हम वीडियो रेगुलर डाल रहे हैं, अब रेगुलर डालेंगे भी। आप लोग चैनल को ग्रो करवाने में बेटा मदद करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा 1-2 मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे रोड के कारण तो निकाल ही दिए है ना। अगर हम कहें कि एक रिंग लिए, क्या लिए बेटा जी, एक रिंग लिए, इसके सेंटर से सेंट्रल एक्सिस के ऊपर r डिस्टेंस, या फिर x ले लो ना, इधर x एक्सिस ले लो, x डिस्टेंस पर मान लेते हैं कि इस पॉइंट P पर, और ये x है, तो इधर y ले लो आप, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, z एक्सिस हो जाएगा। इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्या होगा, ये आप कैलकुलेट करके सर बताइए। तो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए बच्चों हम लोगों को सबसे आसान तरीका जो है वो है कोऑर्डिनेट वाला मेथड। ठीक है, एक चीज़ बीच में हम और छोड़ दिए, छूट गया हमसे। देखिए बेटा, डायरेक्शन निकालने के लिए, जैसे कि मान लेते हैं कि इस मास के कारण ये हमारा एक मास है और ये हमारा यहाँ पर एक मास है। जैसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर फोर्स लग रहा है बेटा, तब तो आप फट से कैलकुलेट कर लेंगे, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये एक हमारा मास है, इस पॉइंट पर हमको फोर्स निकालना है, या फिर यहाँ पर इसके कारण हमको फील्ड निकालना है, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा ये बताइए। फील्ड का डायरेक्शन इधर इसके अलॉन्ग, यानी कि ऐसे ही एक्स एक्सिस को कट करेगा। ये डायरेक्शन आप यूनिट वेक्टर के नोटेशन में कैसे लिखेंगे, मेरा बात समझ पा रहे हैं। तो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे उसका एक हम तरीका बता रहे हैं। इसको अब आज के बाद याद रखिएगा। क्या करिए कि इस मास का आप कोऑर्डिनेट ले लीजिए, x1 y1 मान लेते हैं, है ना। ई जिस पॉइंट पे निकालना है उसका कोऑर्डिनेट ले लीजिए x2 और y2। अब डायरेक्शन किधर है बेटा, इस डायरेक्शन में है, इसके रिलेटिव में इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए, या फिर हम तो बेस्ट करते हैं इसके रिलेटिव में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लिए और उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दिए, तो क्या निकल जाएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ, क्या डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे इसके रिलेटिव में इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, r कहें अगर, और इसके रिलेटिव में इसका पोजीशन, तो इसके कोऑर्डिनेट में से इसके कोऑर्डिनेट को घटाइए तो जाइए। ये सब बताए हैं वेक्टर में बेटा, 1 शॉट वीडियो देख लीजिए। ये हमारा क्या निकल गया, इसके रिलेटिव में इसका पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे इजी हमको निकला है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एट दिस पॉइंट क्या होगा, तो आप लोग लिखिएगा इसको g इंटू इसका मास मान लेते हैं कि हम है gm बटा इन दोनों के बीच ये वेक्टर निकाले हैं हम, तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, ये इसका क्या करिए, जो पोजीशन वेक्टर आप निकाले उसका क्यूब कर दीजिए। इस फॉर्मूला को समझिएगा बेटा, ये फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला हम आपको इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी पढ़ाएंगे। अभी इसको समझ लीजिए, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, और पोजीशन वेक्टर जो अभी कैलकुलेट किए उसका नेगेटिव साइन लगा कर ले लीजिए। दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एट दिस पॉइंट
ड्यू टू दिस मास इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चूंकि x एक्सिस पर है तो ये x 0 0। वो जो है ना कि कंपोनेंट लो, x कंपोनेंट बच गया, y कंपोनेंट कट गया, उसमें आपको सोचना ज़्यादा पड़ेगा, इसमें सोचना कम पड़ेगा। ठीक है, एक मास यहाँ कहीं आप क्या कर लो, dm मास कंसीडर करो, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लो। देखो बेटा ये फिगर जो है ऐसे है, ये सर्किट मतलब ये रिंग ऐसे, इस रिंग को हम अब ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, इस रिंग को हम क्या कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं। ऐसे करेंगे तो ऊपर क्या जाएगा बेटा, बाई एक्सिस। ये हमारा जेड एक्सिस कैसे है, ऐसे है, तो इसको जब ऐसे घुमाएंगे तो जेड एक्सिस किधर जाएगा बेटा, इधर जाएगा, ये जेड ये वाई, और अब ये जो एक्स एक्सिस है हमारी तरफ हो गया। ये सब बात अगर समझ में नहीं आ रहा बेटा तो वेक्टर का वीडियो देख लीजिए, उसमें बड़ा डिटेल में और बड़े ढंग से हम इसको समझाया हूँ। अभी तो हम समझा नहीं पाएंगे इसको उतना डिटेल में, है ना। तो I क्रॉस जे बराबर के, चलिए ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं, इस पॉइंट पर लिए, यानी कि इस पॉइंट पर हम एक मास कंसीडर किए dm। ठीक है, ये हमारा रेडियस इसका कुछ होगा, ये जो रिंग है उसका कुछ रेडियस हो ना, चलो कैपिटल R। मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस नहीं है, जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये जो एलिमेंट्री जो लेंथ कंसीडर किए हैं, ये कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा, समझते जाइए। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इस एलिमेंट्री मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा जी, क्या हो जाएगा, ये हमारा ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक आर कॉस थीटा, ये जेड इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो एक्स तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस तो रिंग जो है रिंग के सेंटर पर ही हमारा ओरिजिन है, तो इस पर एक्स एक्सिस तो यहाँ क्या है, 0 होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ले लिया। फिर वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देख लो इधर, ये है वाई कोऑर्डिनेट, तो आर साइन थीटा, और जेड कोऑर्डिनेट माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट होगा, लिख देते हैं यहाँ पर 0 आर साइन थीटा और माइनस आर कॉस थीटा, इसका x 0 0। अब हमको कुछ नहीं करना है बेटा, इतना सा जब आप कैलकुलेट कर लिए तो बस इस फॉर्मूला में अब आप फिट कर दीजिए। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर आर निकाल लीजिए। तो पोजीशन वेक्टर आर क्या बोले थे, मास के रिलेटिव में इस पॉइंट P का निकालिए, इसके रिलेटिव में इसका, था इसमें से इसके कोऑर्डिनेट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप, और 0 माइनस आर साइन थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा जे कैप, और 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आर कॉस थीटा। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम टाइप करके रिप्लाई उसका जरूर करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मॉड क्या हो जाएगा, ये मॉड स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देख लो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें भी कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, है ना होगा। अब सारा का सारा चीज़ इसमें क्या कर दो बेटा, पुट कर दो। ये जो एम है हमारा, ध्यान रहे यही, ये यहाँ ये एम है। ठीक है, तो इसमें अब पुट कर देते हैं, डी ई बराबर क्या हो जाएगा, देख लो जी इंटू डी एम बटा आर क्यू, तो इसके ऊपर तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर हाफ है, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर मल्टीप्लाई होता है, 7वां 8वां पढ़े होंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, है ना। अब माइनस आर यानी कि इसमें नेगेटिव साइन आप लगा दीजिए, माइनस एक्स आई, ये प्लस हो जाएगा, प्लस आर साइन थीटा जे माइनस आर कॉस थीटा के। कोई दिक्कत, माइनस साइन लगा लीजिए, दिए वो फॉर्मूला में जो किए हैं। अब डीएम का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डीएम का वैल्यू तो आराम से आप निकाल सकते हैं। डीएम बराबर क्या हो जाएगा, इसका टोटल मास आप कैपिटल एम अगर ले लो तो
तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसका ds अगर लें तो ds बराबर क्या होता है, इसका लेंथ ds बराबर हो जाएगा r डी थीटा। यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ इनटू r डी थीटा। ये समझ में अगर नहीं आया है तो हम यहाँ छोटा सा समझा देते हैं। देखो बेटा, जैसे कि मान लेते हैं कि एक छोटा सा हम आर्क लिए, ये हमारा सेंटर है, ये एंगल हमारा क्या है बेटा, डी थीटा, और ये हमारा रेडियस है। तो अगर हम आपसे कहें इसका लेंथ निकालिए, ये ds जो लेंथ है, तो क्या आर्क बाई रेडियस बराबर एंगल नहीं पढ़े थे 9वां में? हमको तो ध्यान में नहीं, 8वां में या 9वां में पढ़े थे। आर्क बाई रेडियस बराबर क्या, डी थीटा। उस आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। यही तो लिए ना, मास पर यूनिट लेंथ इनटू यहाँ ds होगा, dm बराबर क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू ds बराबर आर डी थीटा। तो इसलिए ये लिखेंगे। अब इसमें dm की जगह पर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, g इंटू r तो यहाँ देख लीजिए कट गया, m बटा 2 पाई इंटू डी थीटा, m बटा 2 पाई m बटा 2 पाई और इंटू डी थीटा, है ना, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू माइनस एक्स आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप और माइनस आर कॉस थीटा के कैप। अब टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे। एक बात ज़रा ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ x को आप लोग वेरिएबल मत समझ लीजिएगा, ये कांस्टेंट है पूरा टर्म। ये x क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ वेरिएबल क्या है बेटा, ये थीटा है ना। देखिए जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट्री लेंथ लिए हैं, अभी थीटा को 0 से लेकर के हम कहाँ तक घुमा देंगे, पूरा 2 पाई तक। तो पूरे रिंग के कारण इस पॉइंट P पर हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड निकल जाएगा ना, तो हम वही करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू होल रिंग क्या हो जाएगा, इसको तो कर दीजिए gm बटा 2 पाई और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 इंटीग्रेशन माइनस एक्स आई प्लस आर साइन थीटा जे माइनस आर कॉस थीटा के इंटू डी थीटा, और 0 से लेकर के 2 पाई तक। ये एक्सप्रेशन को अब आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। वहाँ पर इस पॉइंट पर इस रिंग के कारण जो फील्ड होगा वो फट से क्या हो जाएगा बेटा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या इधर मिटा दें हम, मिटाना तो पड़ेगा ही, इसको तो मिटाना पड़ेगा ही पड़ेगा इधर, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसको तो भूलिए जाएं, हाँ, सिर्फ इंटीग्रेशन में कैलकुलेट कर लिए, हमारा फील्डवा वहाँ पर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। 2 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटीग्रेशन माइनस एक्स आई इंटू डी थीटा। इसको पूरा बाहर कर दीजिए, है ना, प्लस इंटीग्रेशन आई 0 से लेकर के 2 पाई तक, है ना। उसके बाद फिर 0 से लेकर के 2 पाई तक आर साइन थीटा इंटू जे इंटू डी थीटा जे के डायरेक्शन में, प्लस 0 से लेकर के 2 पाई तक, ये तो माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा, माइनस आर कॉस थीटा इंटू के इंटू डी थीटा। अब इसको कैलकुलेट करिए, ये कैलकुलेट करेंगे हम तो x तो बाहर निकल जाएगा इसमें, तो हो जाएगा जी एम एक्स बटा 2 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 और माइनस आई कैप के डायरेक्शन में, और डी थीटा को 0 से 2 पाई तक। तो ये सीधे सीधे यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई माइनस आई कैप के डायरेक्शन में, 2 पाई हो जाएगा ख़त्म। तो जी एम बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू एक्स माइनस आई कैप के डायरेक्शन में। अब इस टर्म को देखते हैं, इस टर्म को अब देखते हैं, आर को बाहर निकाल लेंगे
और साइन थीटा, कॉस का डीसी क्या हो जाता है माइनस साइन, तो साइन का माइनस कॉस, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा इसका, तो इस क्या हो जाएगा माइनस कॉस, पहले 2 पाई डालेंगे और फिर माइनस कॉस 0, ये हो जाएगा जे कैप के डायरेक्शन में, कॉस 2 पाई तो ये 1 हो जाएगा, कॉस 0 भी, सॉरी कॉस 2 पाई, जे के डायरेक्शन में है ना, अच्छा अच्छा हाँ माइनस साइन भी तो आएगा ना इसमें, माइनस ये तो प्लस हो जाएगा फिर, क्योंकि बेटा ये कॉस का डीसी माइनस साइन, तो साइन का माइनस कॉस होगा तो माइनस कॉस, तो ये तो माइनस कॉस, ये माइनस माइनस प्लस कॉस 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन का डीसी कॉस, तो कॉस का साइन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 पाई या माइनस साइन 0, ये के डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखिए कॉस 2 पाई 1 माइनस 1 हो जाएगा, कॉस 0 1, ये भी खत्म हो गया 0, और ये भी हो जाएगा साइन पाई क्या हो जाएगा 0, साइन 0 0, ये भी खत्म। तो बचा हमारा कौन सा टर्म देखिए पॉइंट पी पर के लिए, जी एम एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ये क्या है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ड्यू टू दिस रिंग एट पॉइंट टी। आराम से हमको कुछ करना पड़ा क्या, डायरेक्शन देख रहे हैं क्या बता रहा है, एक्स के अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस आई आने का मतलब क्या है, एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि हो रहा होगा आप लोगों को, हम इसको निकाल के सबको इंटीग्रेट कर देते हैं अलग अलग और दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है आप लोग कन्फ्यूज हो कि बाकी टर्म 0 कैसे हुआ सर, हम एक बार फिर से समझा देते हैं आप लोगों को, है ना। देखो ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि डी थीटा, तो डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा सिर्फ हो जाएगा आर साइन थीटा डी थीटा 0 से लेकर 2 पाई तक। पहले इसको देख लीजिए आप, तो ये r को बाहर हम निकालेंगे, और कॉस का डीसी माइनस साइन, साइन थीटा का सीधे जानिए ना माइनस कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है, 0 से लेकर के 2 पाई तक। माइनस साइन को आप बाहर निकाल दीजिए, कन्फ्यूजन दूर। तो कॉस 2 पाई और माइनस कॉस, अब देखिए कॉस 2 पाई 1 और कॉस 0 1, तो 1 1 0 हो गया, तो ये टर्म भी क्या हो गया, जे कंपोनेंट क्या हो गया 0। अब इसी प्रकार से रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, इसी प्रकार से देखिए साइन वाला टर्म भी लीजिएगा, ये क्या था कॉस वाला भी टर्म लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर बाहर निकाले और कॉस थीटा डी थीटा के डायरेक्शन में है 0 से 2 पाई, तो ये हो जाएगा आर इंटू साइन थीटा 0 से 2 पाई, तो ये तो ऑब्वियसली साइन 2 पाई 0 साइन 0 0, ये भी 0। तो हमारा जो फील्ड आ गया बेटा कितना आ गया, यही आ गया ना। अब इस फॉर्मूला को ज़रा याद रखिएगा, यही फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, ठीक है। तो इसको अब ज़रा सा आप खाली क्या करिएगा, याद रखिएगा। तो हम किसके कारण फील्ड निकाले बेटा, एक रिंग के कारण, ये रिंग है ऑफ मास कैपिटल M रेडियस R, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर फील्ड क्या होगा, तो जी एम बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 आई इंटू एक्स। देख रहे हैं ये फील्ड किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है। अगर मास कांस्टेंट रखें, रेडियस कांस्टेंट रखें, तो एक्स पर डिपेंड कर रहा है। अब एक्स पर ही कैसे डिपेंड कर रहा है, ये आप लोग थोड़ा मैथमेटिक्स लगाइएगा। ग्राफ पढ़ाए ना, आखिर नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाएं तो एक आध दिन हम क्लास ले लेंगे ग्राफ का 2-4 गो। बहुत मस्त चीज़ है ग्राफ, बहुत आनंद आता है ग्राफ पढ़ने में। इसको अब हम मिटा रहे हैं, इसको अब हम क्या कर रहे हैं बेटा जी, मिटा रहे। ठीक है, कभी कभी आप लोगों को 11th में ये आ सकता है डेरिवेशन, कि आप ये न्यूटन्स लॉ से आप डेराइव करिए ये फील्ड क्या होता है। ठीक है, अब अगर हम आपसे पूछे बेटा कि अब रिंग के कारण तो हम निकाल दिए, आप लोग जरा डिस्क के कारण, इस डिस्क के कारण एट ए डिस्टेंस x, इधर x एक्सिस लो, इधर y एक्सिस लो, इधर z एक्सिस लो, इस पॉइंट P पर क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, ये कैलकुलेट करके आप लोग
दिखाइए। तो आप लोग कहिएगा जय श्री राम। हमसे तो नहीं होगा सर, हमसे तो नहीं होगा सर। तो हम आइडिया दे देते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा, फिर भी नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास कमेंट कर दीजिएगा कि सर होबे नहीं किया, आनंदे हो गया, गोली चल गया, बम चल गया। सो आप ही इसको कर दीजिए। तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, करके आप लोगों को दे देंगे, हम आइडिया दे देते हैं, ठीक है। देखिए क्या कैसे करना है। इसमें आपको करना क्या है कि आप एक एलिमेंट्री रिंग लीजिए। यहाँ क्या लीजिए बेटा, एलिमेंट्री, टोटल मास इसका क्या है, कैपिटल एम ले लो। एलिमेंट्री रिंग लीजिए, इसके कारण इस पॉइंट पर फील्ड आप निकाल दीजिए। नहीं समझे, बुझेबे नहीं क्या तो हम क्या करें। जैसे ही एलिमेंट्री रिंग का मास मान लेते हैं कि क्या है, dm, इसका रेडियस क्या है बेटा, स्मॉल r, इस पूरे डिस्क का रेडियस है कैपिटल R। तो इस रिंग के कारण इस पॉइंट P पर फील्ड अभी अभी तो रिंग के कारण कैलकुलेट किया, तो इसका मास निकालते हैं, इसका मास हम लोग निकालते हैं। तो dm बराबर क्या हो जाएगा, इसमें जो टोटल मास है बेटा पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है इस डिस्क के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया इनटू इस एलिमेंट्री रिंग का एरिया। तो वो क्या हो जाएगा, सो देखिएगा 2 पाई r इसका टोटल लेंथ हो गया। मान लेते हैं कि dr इसका क्या है, थिकनेस है। तो 2 पाई r लेंथ है इंटू dr, यही इसका क्या हो गया, एरिया। अरे भैया dm बराबर क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया इंटू ई एलिमेंट्री का एरिया, पाई r स्क्वायर इसका टोटल एरिया इंटू 2 पाई r dr। अरे रिंगवा को तोड़ दो भाई, ऐसे तोड़ दो, इतना लंबा हो जाएगा। इसका लेंथवा क्या हो जाएगा, 2 पाई r, रेडियसवा r है, तो इसका थिकनेसवा हम क्या ले लिए हैं, dr। तो देखो ना भैया रेक्टेंगल नहीं बन गया का, 2 पाई r इंटू dr, तो एरिया हो गया, ठीक है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, पाई तो आनंद कर दिया है, हो जाएगा m बट्टा r स्क्वायर, 2m बट्टा r स्क्वायर, 2m बट्टा r स्क्वायर है इंटू r dr। ध्यान रहे बेटा ये कांस्टेंट r वेरिएबल है, r जो है तो dm हमारा निकल गया। तो इस रिंग के कारण इस पॉइंट P पर फील्ड क्या हो जाएगा, अगर कहें तो फील्ड क्या हो जाएगा, D बराबर क्या हो जाएगा, अभी अभी कैलकुलेट किए, gmx बट्टा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। आनंद है, कोई दिक्कत है, इतना आ गया। हम अब क्या करेंगे, m के जगह पर क्या पुट कर देंगे, dm पुट कर देंगे। तो 2m बटा r स्क्वायर, यहाँ dm ही लीजिए ना, रिंग के कारण dm ही लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, g इंटू 2m बट्टा r स्क्वायर इंटू r dr इंटू x बट्टा, ध्यान रहे रिंग का रेडियस लेना है। यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। अब फील्ड किधर होगा, x के अपोजिट डायरेक्शन में, x तो x एक्सिस के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा फील्ड। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, 2gm बटा r स्क्वायर, 2gm इंटू x बट्टा r स्क्वायर। अब बाकी अंदर क्या रह गया बेटा, तो r इंटू dr बटा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर। अब टोटल फील्ड पॉइंट P पर इस पूरे डिस्क के कारण अगर हमको निकालना है तो E बराबर क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो कांस्टेंट टर्म है बेटा उसको तो बाहर रख लिया, r स्क्वायर इंटीग्रेट कर दिया, r dr r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2। r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा, यह ना पता चल रहा है। ये स्मॉल r का वैल्यू 0 से लेकर के कैपिटल R तक लेके चले गए। क्लियर है नो, कोई दिक्कत उक्कत है देख लीजिए सब ऊपर, है ना। चलिए ठीक है, अब इसको आप लोग इंटीग्रेट करिए, क्योंकि हम इंटीग्रेशन वाला वीडियो हम डाला हूँ, वन शॉट वाला वीडियो। तो इसको आप लोग क्या करिए बेटा जी, इंटीग्रेट कर लीजिए। और थोड़ा सा हम इसमें आइडिया दे देते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिएगा। एक्स कांस्टेंट है, ध्यान रहे। अब आप लोग कन्फ्यूजन करते होंगे हम कहीं कहें
एक्स यहाँ क्या है बेटा, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्मॉल आर चेंज कर रहा है, तो आप मान लीजिएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर जेड, या फिर जेड स्क्वायर मानिएगा तो और आनंद आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आर डी आर बराबर जेड जी डे। यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, 2mx बट्टा आर स्क्वायर और आर डी आर के जगह पर जेड डी जेड बट्टा इसके बराबर जेड स्क्वायर, तो जेड क्यू हो जाएगा। नहीं हो गया, अब बस अब देखिए लिमिट बाद चेंज कर जाएगा। जब r का वैल्यू 0 तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, x। जब r का वैल्यू 0 तो z का वैल्यू क्या, x नहीं होगा। और जब r का वैल्यू कैपिटल R तो z का वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कोई दिक्कत, और इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन लगा रहे, दिक्कत होना चाहिए, ये थोड़ा सा अलग है इससे। ठीक है, लिमिट क्या हो गया, x से लेकर के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट तक। एक जेड तो एक जेड से कट जाएगा, यहाँ जेड स्क्वायर हो गया। अब इसको फट से हम कैलकुलेट कर देते हैं, 2gmx बट्टा आर स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा जेड का पावर -2 + 1 बट्टा -2 + 1 एक्स से लेकर के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब बस इसको कैलकुलेट कर देना, -2 + 1 -1, तो माइनस बाहर निकाल दीजिए, -2gmx बट्टा आर स्क्वायर इंटू यहाँ बच गया 1 बटा जेड, तो 1 बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर हाफ -1 बटा एक्स। अब देखो बेटा, ये टर्म जो हमारा है नेगेटिव है, तो इसलिए इस माइनस साइन को अंदर घुसेड़ दो। इस वाले माइनस साइन को क्या करो, आप अंदर घुसेड़ दो। तो घुसेड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 2g M इंटू एक्स बटा आर स्क्वायर इंटू 1 बटा एक्स और स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो जाएगा। फिर ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चूँकि x कॉमन ले लें, x दोनों से कॉमन ले लें तो यहाँ x इधर से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख, इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसको हम क्या कर रहे हैं, हम मिटा देते हैं। देखिए x कॉमन ले लीजिए, तो x जब कॉमन ले लेंगे नीचे से तो E एट P क्या हो जाएगा, 2gm, x बाहर निकाले, x तो गया कट, बटा आर स्क्वायर, अंदर क्या बच गया, x से बाहर निकाले तो 1 माइनस एक्स वाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग घुमाव फिराव भी कर सकते हैं। हम कहेंगे भाई डिस्क इतना बड़ा है कि x इसके तुलना में क्या हो गया, नेगलेक्ट मत कहने का मतलब इसका रेडियस जो कैपिटल आर है, अगर r वेरी वेरी ग्रेटर देन x हो जाए तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है बेटा कितने के बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। नहीं समझे, r के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बटा आर हो जाएगा। क्लियर है मामला। और अगर ये डिस्क बहुत बहुत छोटा हो जाए x के तुलना में, मतलब ये जो कैपिटल आर है x के तुलना में बहुत छोटा हो जाए, देखिए क्या हो जाएगा, फिर फील्ड क्या हो जाएगा, बहुत छोटा होगा तो लगभग क्या हो जाएगा, फील्ड 0। मतलब कहने का x को अगर बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फील्ड लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। तो ये सब अब आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, उसमें तो कोई बड़ा बात है नहीं। इसी प्रकार से आप लोगों का टास्क रहा कि जब डिस्क के कारण निकल गया, और ये हम लगा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से सब कर रहे हैं, जो डिफाइन किया फिजिकल क्वांटिटी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, उसकी मदद से हम ये सब निकाल रहे हैं। हम आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहे हैं कि एक होलो स्फेयर के कारण
इसके बाहर किसी पॉइंट P पर एट ए डिस्टेंस r आप लोग ग्रेविटेशनल फील्ड निकालिएगा, और एक सॉलिड स्फीयर के कारण बाहर किसी पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालिएगा एट ए डिस्टेंस r। फिर अब हम कहेंगे कि यही न्यूटन से लॉ से इसके अंदर किसी पॉइंट पर निकालिएगा और इसके भी अंदर किसी पॉइंट पर निकालिएगा। हम आइडिया दे देते हैं कि होलो स्फीयर के केस में आप रिंग कंसीडर करिएगा, इसके कारण यहाँ फील्ड निकालिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। इसमें डिस्क कंसीडर कीजिएगा, डिस्क के कारण फील्ड देखिए हम अभी निकाल करके आपको दिखा दिए हैं, वो कंसीडर करिएगा। ठीक है, क्लियर है मामला। और बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगर ये कैलकुलेट आप लोग कर लिए तब तो नहीं बताएंगे, और नहीं कैलकुलेट किए तो इसको करके हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर विचार करेंगे, वो क्या चीज़ होता है। ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर विचार करेंगे, वेटलेसनेस पर विचार करेंगे, बहुत मज़ा आएगा उस टॉपिक पर। उन सब टॉपिक पर क्या आएगा बेटा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए कमर कस लीजिए, बहुत आनंद आने वाला है। ठीक है, और चैनल को ग्रो करवाइए बेटा, बड़ा मुश्किल है। आप लोग थोड़ा सा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।